नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन जनसेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। मतदाताओं ने अपना रुझान मत पेटियों में बंद कर दिया है। तरह तरह के कयास और अटकलें लगाई जा रही है। बाजार गर्म है, परंतु प्रत्याशी शांत बैठे हैं। जैसे एक बच्चा परीक्षा के परिणाम के लिए शांत बैठता है वैसे। और आज हमारे साथ इस चर्चा में विशेष रूप से उपस्थित हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव वैद और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रवि डांगी। आप दोनों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। चूँकि आज हम यहाँ इसलिए उपस्थित हैं कि चुनाव के पश्चात क्या संभावनाएं लग रही हैं, क्या संभावनाएं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले तीन चुनावों से वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। 2018 में भी 3% वोट परसेंटेज बढ़ा था। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई थी और ज़्यादातर आकलन यही रहता है कि वोट परसेंटेज जब बढ़ता है तब गवर्नमेंट चेंज होती है। इस बार भी वोट परसेंटेज 1% बढ़ा है। तो इस बार क्या संभावनाएं लग रही, क्या नए वोटर्स जो बढ़े हैं वो सरकार के पक्ष में वोट देंगे या विपक्ष में वोट देंगे, या फिर यह एक नॉर्मल घटना है? इसके लिए हम अपने दोनों साथियों से पूछेंगे कि क्या आकलन हो सकता है। रवि जी, आप बताइए। देखिए, अभी जैसा आपने बताया और मध्य प्रदेश की जनता को ही पता है कि 2018 में भी वोट बढ़ा था तो सरकार कांग्रेस की बनी थी। फिर वापस 2023 में भी वोट अगर बढ़ा है तो मैं निश्चित ये समझता हूँ कांग्रेस की सरकार बन रही है। और कांग्रेस की सरकार क्यों ना बने, जब 2018 में जनता ने चुना है ना, और 5 साल का हमें समय दिया, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे हुए नेता ने खरीद फरोख्त करके इस सरकार को गिराया और 5 साल की जगह 15 साल चलाने का मौका ही दिया। खरीद फरोख्त के अंतर्गत जो विधायक खरीदे गए वो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाए हैं। मैं समझता हूँ एक भी आप रिजल्ट 3 तारीख को आएगा तो कितने जीतते हैं कितने हारते हैं वो तो तय होगा ही सरी। इसके साथ में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इस बहुत अच्छे बहुमत के साथ में आ रही है। अब खरीद फरोख्त के विचार के साथ में भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से मध्य प्रदेश के विधायकों को अगर सोच रही है तो वो संभव नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने निरंतर चुनाव आने से 6 महीने पहले जो ताबम तोड़ में घोषणाएं करी, योजनाएं लागू करी, मध्य प्रदेश की जनता को लुभाने की कोशिश करी, वोट बढ़ाने अपने पक्ष में कराने की कोशिश करी, उससे साबित होता है, उससे क्लियर होता है कि मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि 2023 में कमलनाथ जी को पुनः और कांग्रेस की सरकार को लाकर मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये निश्चित ही है। और भले ही उन्होंने कितनी भी योजनाएं लागू करी, जैसा आपने बताया कि युवाओं का वोट बढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 1 करोड़ से ऊपर बेरोजगारी है युवाओं की। निरंतर मध्य प्रदेश शिवराज जी ने 18 साल में रोजगार देने का काम नहीं किया, बेरोजगार बनाने का काम किया युवाओं को। अगर युवा ने इस बार वोटिंग की है तो सरकार के खिलाफ की है, कांग्रेस के पक्ष में की है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन जो कमलनाथ जी हैं वो युवाओं के रोजगार के लिए बहुत बेहतर कार्य कर सकते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग को लेकर चलती है, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम हो, चाहे अमीर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हों, सबका सशक्तिकरण और सबके प्रति सोच विचार करके एक अच्छी पॉलिसियां बनाना, सबको खुश रखना, सबकी सुख समृद्धि का ध्यान रखना, किसानों का भी ध्यान रखना, युवाओं का भी ध्यान रखना। तो इन विचारों के साथ में मध्य प्रदेश की जनता निश्चित ही बहुत अच्छे बहुमत के साथ में कांग्रेस को जिताएगी। चूँकि जिस प्रकार से रवि जी ने कहा कि वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ना है यानी गवर्नमेंट का परिवर्तन होना, आपके इस बारे में क्या विचार है? चूँकि आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश में एक शक्ति के रूप में आगामी चुनाव तक उभर ही जाएंगे, आपका क्या सोचना है इस विषय? देखिए जैन साहब, जैसा आपने ही बताया कि 1% नए वोटर आए हैं, तो मैं आपको संख्या लिहाज से बता दूं 24 लाख नए वोटर इस बार जुड़े हैं और ये ज़्यादातर वोटर युवा हैं, यूथ हैं। और ये वो युवा हैं जिनको हमारी मौजूदा सरकार ने ठगा है। बेरोजगारी के नाम पर, रोजगार के नाम पर व्यापम घोटाला सामने आया, पटवारी घोटाला सामने आया, जिनमें इनके ही एक विधायक का जो कॉलेज था वहाँ से लगातार टॉपर्स निकले पटवारी के। अब चूंकि मैं शिक्षक हूँ, मैं विद्यार्थियों के बीच में रहता हूँ और रवि जी तो खुद विद्यार्थियों के बीच में रहते हैं,
तो हम लोगों ने इस चीज़ को देखा है कि आज का जो युवा है ना, ये मौजूदा सरकार से परेशान है, हताश है, और कहीं ना कहीं वो इस मौके की ताक में था कि हमें एक बार मौका तो मिले। एक बार मौका मिला था, इन्होंने सरकार को बदल दिया था, कांग्रेस की सरकार आ गई थी, लेकिन इन्होंने बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके वापस अपनी सरकार बना ली। तो जनता ये देख रही है कि ये लोग लोकतंत्र विरोधी भी हैं, ये लोग संविधान विरोधी भी हैं, ये युवाओं के विरोधी हैं, युवाओं को रोजगार देना नहीं जानते, ये युवाओं को सिर्फ झांसा देना जानते हैं। जिस प्रकार से पटवारी भर्ती में, व्यापम में जनता ने, युवाओं ने देखा, तो निस्संदेह ये जो युवा है ये बदलाव के मूड में है इस बार। और एक युवा के पीछे एक परिवार होता है। मान के चलिए एक व्यक्ति को जब रोजगार मिलता है तो सिर्फ वही नहीं, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उनको भी संतुष्टि मिलती, तो वे सब के सब असंतुष्ट हैं। तो 24 लाख जो नए वोटर हैं ये और इनसे जुड़े हुए परिवार निस्संदेह बदलाव के मूड में है, परिवर्तन के मूड में है। और 3 तारीख को परिवर्तन जरूर होगा। बिल्कुल मुझे दिनकर जी की लाइनें याद आ रही हैं, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। तो ये युवा वोटर बदलाव लेकर के आएगा, ये सत्ता को उलट करके रख देगा, पलट करके रख देगा। आपने दोनों ने ही जैसा कहा कि नए युवा वोटर्स हैं और बेरोजगारी है, और दोनों ही चूंकि शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो फिर यह चुनाव मुद्दा विहीन कैसे बने? जबकि चुनाव में मुद्दा होना चाहिए था बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य। चुनाव मात्र मुफ्त की रेवड़ियों पर क्यों लड़े गए? मैं आपसे पूछना चाहूँगा रवि जी। मैंने तो ऐसा कहीं भी मध्य प्रदेश के अंदर नहीं देखा जैन साहब, पूरा का पूरा मुद्दों पे रहा। मैं समझता हूँ कि अगर कोई वर्ग वोट दे रहा है, चाहे वो गरीब वर्ग है तो उसने महंगाई को देखते हुए वोट दिया है ना। अगर युवा है तो उसने अपनी बेरोजगारी को देखते हुए रोजगार पाने के लिए वोट दिया है। अगर महिलाएं हैं तो उन्होंने अपने सशक्तिकरण के लिए वोट दिया है। अपने ऊपर निरंतर मध्य प्रदेश में हो रहा अत्याचार को देखते हुए महिलाओं ने सरकार के खिलाफ कांग्रेस को वोट दिए हैं। अगर मैं समझता हूँ व्यापारी वर्ग है तो उसने व्यापार को ठप होते हुए देखते हुए व्यापार को चलाने के लिए कांग्रेस को वोट दिया है। अगर मैं समझता हूँ कि हर वर्ग ने अपने अपने हिसाब से देखा, समझा और बहुत भलीभांति समझ लिया इस बात को कि घोषणा वीर, मतलब मैं समझता हूँ कि मानव मशीन बनाता है, या तो उस मुख्यमंत्री जी खुद घोषणा वीर मशीन बनकर अपने आप को हर मंच से निरंतर जारी कर रहे थे, एक के बाद एक। मैं समझता हूँ कि भारत देश का एकमात्र ऐसा राज्य जिसके मुख्यमंत्री ने 25,000 से ऊपर झूठी घोषणाएं करी जो लागू ही नहीं हुई। ऐसी घोषणा वीर, ऐसी घोषणाएं करने वाले मुख्यमंत्री क्या प्रदेश को चलाएंगे? और आप देखिए, अभी परसों कई पेपरों में पढ़ने में पूरे प्रदेश के लोगों ने पढ़ा, हम तो पहले से ही जानते हैं कि आज प्रत्येक व्यक्ति 50,000 के आसपास में कर्जदार हो गया है। मतलब आप सोचिए कि निरंतर मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने करा क्या? कर्जदार बनाया मध्य प्रदेश को। और आज जो गरीब जिसके साथ में मध्य प्रदेश की सरकार को खड़े रहना था, वो खड़े होने की बजाय उसे कर्जदार निरंतर बना रही है। ये समझ लिया है लोगों ने, और यही कारण रहा है कि 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा चौंकाने वाला आएगा। मैं समझता हूँ जितने भी आकलन, जितने भी सर्वे आ रहे हैं, सब के सब धरे रह जाएंगे और मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव इस बात को लेकर दिखाई देगा कि जनता जब तय करती है तो वो क्या तय करती है, और 3 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। जनता तय करेगी, यह तो निश्चित है, जनता ही तय करेगी, क्योंकि यह लोकतंत्र का महाकुंभ है और जनता को ही तय करना है। परंतु जो प्रश्न है वो यथावत खड़ा हुआ है कि मुद्दे पार्टियों ने क्यों नहीं उठाए, और जो प्रदेश को कर्जदार बनाने का अभी रवि जी ने कहा, तो प्रदेश कर्जदार कहीं मुफ्त की रेवड़ियों से तो नहीं बना, और मुफ्त की रेवड़ियाँ आम आदमी पार्टी ने ही प्रारंभ करी थी दिल्ली चुनाव से। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, हम तो इस बात पे गर्व करते हैं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति को बदलने आए हैं। अभी तक मुफ्त की रेवड़ियाँ हमारे नेता, अभिनेता और प्रशासनिक अधिकारी उठाते थे, बड़ी बड़ी सुविधाओं का भोग करते थे, और जनता बेचारी खड़ी देखती रहती थी कि हमारे टैक्स, हमारे ही पैसे पे, हमारे टैक्स हम पे करते हैं और उस पैसे से लोग सुविधाएं उठाते हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली में जनता के पैसे से जनता को सुविधाएं देना शुरू किया। 250 यूनिट हमने बिजली फ्री दी, लेकिन उसके बाद भी जैन साहब आप देखेंगे हमारा दिल्ली बिजली बोर्ड घाटे में नहीं है, लाभ में है। हमने स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जनता को बहुत सारी सुविधाएं दी, बहुत सारी रियायतें दी। हमने पैसे नहीं बांटे उनको,
हमने अकाउंट में पैसे नहीं डाले साहब, लेकिन हमने उनको सुविधाएं दी जिनके वो हकदार हैं। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली का बजट प्रॉफिट का बजट है। अब इससे हमारी लोकप्रियता बढ़ी। निस्संदेह दिल्ली की जनता हमें बार बार प्रतिसाद देती है, पंजाब ने भी चुन लिया है। आने वाले समय में आप और भी कई राज्यों में मतपेश में भी बदलाव देखेंगे। तो जनता ने हमें रिस्पांस दिया। तो इसकी नकल दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने की। सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले नकल की। ये इन्होंने ही हमारे ऊपर, ये जो रेवड़ी शब्द है ना, ये बीजेपी के द्वारा दिया गया शब्द है। फिर बाद में इन्हीं रेवड़ियों का इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन ये लोग ये भूल गए कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं। ये तो वही बात हुई कि अम्मा जेब में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। नंगे नवाब किले में घर। मतपेश का बजट वैसे ही घाटे का बजट था, ऊपर से और कर्ज ले लेकर के हमने जनता को सुविधाएं बांटी। तो इससे नुकसान किसको हुआ? इससे नुकसान राज्य के बजट को हुआ, इससे राजकोष को नुकसान हुआ और हमारा राजकोष लगातार घाटे में जाता जा रहा है। 4.25 लाख करोड़ का कर्ज मतपेश के ऊपर चढ़ चुका है। मतपेश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर 47,000 रुपये का कर्ज चढ़ा हुआ है। क्या दिल्ली में हमारी जनता कर्जदार है? नहीं, दिल्ली की जनता सुखी है। दिल्ली का बजट हमारा प्रॉफिट का बजट है, मतपेश का बजट तो घाटे का बजट है। आप नकल तो करते मगर थोड़ी अकल तो लगाते। आपने सोर्सेज ऑफ इनकम डेवलप नहीं किए और जनता को बांटना शुरू कर दिया। अब ये जो कर्ज में डूबता जा रहा है प्रदेश, निस्संदेह 3 तारीख के बाद जो भी सरकार आएगी उसके सामने सबसे पहले चैलेंजेस यही होगा कि हम कर्ज से बाहर कैसे निकलें। और ये जो रेवड़ियाँ बांट रहे, क्या हम इनको कंटिन्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे? ये इन्होंने अपने लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी और जो नई सरकार आएगी उसके लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी। तो आप दिल्ली की नकल तो करते हैं मगर आपके भीतर वो संवेदना नहीं है जनता के प्रति। आप जनता की मदद करते हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए। दिल्ली में हमारी सरकार ने जनता की मदद की उनके दुखों को दूर करने के लिए। तो ये फ़र्क है हमारी रेवड़ी में और ये फ़र्क है उनकी रेवड़ी में। फ़र्क तो दोनों रेवड़ियों में है, परंतु जैसा आप बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और 50,000 के करीब हर व्यक्ति पे कर्ज है, तो कांग्रेस इस चीज़ से कैसे निपट पाएगी? क्योंकि कांग्रेस ने 1,500 रुपये लाडली बहनों को देने की घोषणा की है। देखिए, कांग्रेस अगर आपने कहा कि कैसे करेगी, तो मैं ये समझता हूँ कि 18 साल 20 साल शिवराज सिंह जी के बैठने के बाद में 15 महीने, जिसमें से 11 महीने काम किया कमलनाथ जी ने, उनके 11 महीने के कार्यकाल मध्य प्रदेश की जनता ने देखे कि मध्य प्रदेश को चलाने की क्षमता और उनके कार्य प्रणाली कितनी बेखूबी उन्होंने बढ़िया तरीके से किए हैं। और मैं समझता हूँ कमलनाथ जी मुख्यमंत्री से ऊपर के नेता हैं। उन्होंने केंद्र में केंद्रीय मंत्री रहे और उन्होंने संजय गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी के बेटे के रूप में उस समय की नीति से वो करते आ रहे हैं। पूरे देश का संचालन उन्होंने देखा है और देश का संचालन करने के साथ में देश कैसे चलाया जाता है वो जानते हैं। तो ये एक प्रदेश है। मैं समझता हूँ कमलनाथ जी के जो एक अनुभव है, एक बहुत पुराना अनुभव इस देश के साथ में, इस देश, क्योंकि हम जानते हैं आज़ादी के बाद इस देश में था क्या, इस देश को मतलब धीरे धीरे करते करते कांग्रेस ने अपने शासन में कितना बाखूबी, कितना सशक्त और कितना मजबूत और कितना मजबूती के साथ में इस भारत के भारतीय लोगों को खड़ा किया है। ये कांग्रेस ही कर सकती है। तो वो उन्होंने सीखा हुआ है। अगर मध्य प्रदेश की स्थिति उनके हाथों में जाएगी तो मैं निश्चित ही ये यहाँ से आपके चैनल से पूरी जनता से वादा कर सकता हूँ कि कमलनाथ जी 5 साल में इस मध्य प्रदेश की पूरी जो दशा शिवराज जी ने खराब करके छोड़ी है, वो एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही उन्मुक्त प्रभाव के साथ में खड़ी करेंगे। चूँकि मैं मीडिया से हूँ, पत्रकार हूँ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हूँ, तो जनता की आवाज़ भी हूँ। एक प्रश्न जो जनता का भी है, मेरा भी है, आप सभी लोगों का सोचना होगा कि चुनाव आयोग पहले क्या था, अब क्या है। एक पनौती पर हम हाथों हाथ नोटिस पहुँचाते हैं और महामूर्ख पर नोटिस नहीं जाता। तो मेरे अंदर प्रश्न कौंधता है कि क्या यह चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे। देखिए, अब ये बात वही है कि इस पे सवाल, मतलब इस पे सवाल कैसे उठाया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर मैं समझता हूँ कि एक बड़ी जिम्मेदारी, जवाबदारी थी। यहाँ पर देखा जाए कि अगर उन्होंने एक पनौती शब्द पे नोटिस भेजा है, तो मैं समझता हूँ कि एक समय ऐसा भी था, भारतीय जनता पार्टी मंचों से सोनिया गांधी जी के लिए भी एक शब्दों का उपयोग किया था, राहुल गांधी जी के लिए, प्रियंका गांधी जी के लिए। मैं उन शब्दों को इसलिए नहीं दोहराना चाहता हूँ कि वो शब्द भारतीय संस्कृति और भारतीय राजनीति के अंदर कभी भी उपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और छोटे नेता नहीं, कार्यकर्ताओं ने नहीं, बड़े बड़े नेताओं ने जो जिम्मेदार हैं
उन्होंने ये शब्द यूज़ किए हैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के लिए। मैं समझता हूँ कि उन तीनों पर बोलकर उन्होंने, अगर मैं राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी की अगर वो शहादत याद करते, उनके इस देश के प्रति कार्य याद करते, तो मैं समझता हूँ कि वो शब्दों की बजाय नमन करते इस परिवार को। और मैं हर एक उस व्यक्ति को नमन करता हूँ जिसके घर परिवार के एक छोटा सा भी योगदान इस देश की आज़ादी से लेकर इस देश की पहचान के लिए उन्होंने किए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारत की भारतीय संस्कृति होती है कि सम्मान्य पूर्वक राजनीति का दल कोई सा भी हो, लेकिन दल के साथ में विचार ऐसे होना चाहिए जो भारत की संस्कृति को लज्जित ना करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर इस परिवार के परिवारजनों पर लालचन और अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया है, जिनको मैंने भी सुना है और जनता ने भी सुना है। और चुनाव आयोग ने जो नोटिस भेजा है, तो ये बात आपने जो कही वो हमारा भी प्रश्न बनता है कि चुनाव आयोग एक तरफ नोटिस भेज देता है, दूसरी तरफ क्यों नहीं भेजता है, या किसी दबाव में है? और अगर दबाव में है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उन्होंने लापरवाहियाँ चुनाव में भी करी होगी, और वो हमें देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अभी हमने प्रशासन के कलेक्टर, एसपी, सीएसपी के कई जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करते हुए देखे, उनके लिखित उनके खिलाफ हमने चुनाव आयोग को भेजे हैं कि भैया ये एसपी कलेक्टर जो थे, ये एक ऐसा काम करना था कि दोनों पार्टियों से बिल्कुल क्लियर है सर। लेकिन उन्होंने अगर एक पार्टी के पक्ष में काम किया है तो चुनाव आयोग को हमने भेजा। अब चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष काम करती है तो उन पर कार्रवाई करना चाहिए, और अगर कार्रवाई नहीं करती है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सोचने समझने की ज़रूरत है चुनाव आयोग के पर भी। सरकारी मशीनरियों का जो दुरुपयोग हम सालों से देखते आ रहे हैं विगत, क्योंकि पनौती के पश्चात ईडी का एक छापा भी लगा यंग इंडिया कंपनी पर, और उसके मध्य चुनाव आयोग का इस प्रकार का व्यवहार, तो वैद साहब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या निष्पक्ष चुनाव हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। और मुझे याद है मैं जब युवा अवस्था में पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था तो मुझे टी.एन. शेषन जी को सुनने का अवसर मिला था, और टी.एन. शेषन जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उनको सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन के प्रति एक मन में बहुत श्रद्धा की भावना तो थी, इसमें कोई शक नहीं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लोकतंत्र की प्रहरी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कुछ वाक़यों को देख करके कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो टी.एन. शेषन जैसी बॉडी जैसी भूमिका को निभा नहीं पा रहा है। तो मैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यही बोलूँगा कि आप संवैधानिक संस्था है, और संविधान के दायरे में रह करके अगर कहीं पर भी कुछ गलती होती है तो निष्पक्ष होकर के आप अपनी क्रियाओं को करें। क्योंकि इस प्रकार, और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं, आप देखेंगे कि इन्होंने दूसरी संस्थाएं जैसे ईडी है, सीबीआई है, इनका भी दुरुपयोग किया है, और इनके सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी आम आदमी पार्टी के लोग हैं। दिल्ली में देखा आपने, हमारे 3 मंत्रियों को जेल में भेजा, केजरीवाल जी को भी भेजने की तैयारी चल रही थी। एक मीम भी आया था सोशल मीडिया पर कि शायद हमारी दिल्ली की सरकार तिहाड़ जेल से चलेगी। तो हम लोग सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी हैं। तो इस प्रकार का जो दुरुपयोग है ना, इन संस्थाओं को कमज़ोर कर देगा। इनको टूथलेस टाइगर बना दिया गया, बिना दांत और बिना नाखून के शेर की तरह भूमिका निभा रहे हैं। तो ये अच्छा संकेत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संचालित करने के लिए बड़ा खूबसूरत संविधान बना करके दिया है। आप संविधान के अनुसार काम कीजिए, संविधान के अनुसार देश को चलाइए, तो इस देश की खूबसूरती बनी रहेगी। नहीं तो आने वाले समय में स्थितियाँ और भयावह होगी। यानी यह हम स्वीकार करते हैं कि सरकारी एजेंसियां सरकार के इशारों पर कार्य कर रही है, तो ऐसे में निष्पक्ष चुनाव की संभावनाएं नहीं के बराबर है। क्या इससे आप सहमत हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं सहमत हूँ, क्या सहमत हूँ। बस ये है कि मतलब अगर कोई एजेंसियां हैं जो जनता के हित में और दोनों के ही निष्पक्ष काम करना चाहिए, और अगर एक सत्ताधारी पक्ष में काम कर रही है तो उन पर उंगलियां उठती हैं। लेकिन अगर वो, हमने तो अभी भी ये कहा कि चुनाव आयोग को हमने जो लिखित में दिए हैं एसपी और कलेक्टर के खिलाफ, जो हमने सबूत भी पेश किए हैं और बताया भी है कि देखिए इन्होंने कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किया है, अगर उन पर निश्चय ही कार्रवाई करती है तो चुनाव आयोग को हम समझेंगे कि उन्होंने निष्पक्ष कार्य किए हैं। और अगर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर हमारे प्रश्न उनसे और उंगलियाँ उठने के सवाल बनते हैं। आपका इसमें संक्षिप्त उत्तर? जी, मैं बिल्कुल यही बोलूँगा कि चुनाव आयोग के पास जो भी शिकायतें गई हैं उनका निराकरण अगर होता है। मैं आपको एक पर्सनल वाक़या बता दूँ। मैंने भी खुद एक शिकायत की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से विधानसभा चुनाव के लगभग 1 महीने पहले, और उस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया था। और कुछ अधिकारी थे मध्य प्रदेश में
जो पिछले 10-20 सालों से एक ही जगह पर पदस्थ थे, तो उनके खिलाफ मैंने शिकायत की थी और उस पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया था और उनको नोटिस भी जारी किया था। तो मैं तो यही बोलूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और निस्संदेह अगर वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है तो ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। लेकिन अगर कहीं पर कोई पक्षपात आता है तो ये सिर्फ आम नागरिकों के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए भी एक खतरनाक स्थिति होगी। चूँकि हम बैठे हैं चुनाव आकलन, चुनाव विश्लेषण, तो एक प्रश्न तो बनता है, कितनी सीटें? सीटें जैसा कि हमारा जो इंटरनल सर्वे कहता है कांग्रेस पार्टी का, वो 150 से ऊपर सीटें हम आकलित करते हैं कि इतनी सीटें कांग्रेस को मध्य प्रदेश के अंदर मिलेंगी। आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं? देखिए, आई एम नॉट सेफोलॉजिस्ट, मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन आकलन लगाने की भी क्षमता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आम आदमी पार्टी एक बहुत सम्मानजनक स्थिति की ओर बढ़ रही है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसकी सरकार बनेगी, मैं बोल रहा हूँ इंडिया जीतेगा। यानी जीत जनता की होगी और परिवर्तन आप दोनों ही मान रहे हैं? देखिए, अगर परिवर्तन तो निश्चित, मतलब शिवराज जी अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहेंगे और मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम करेंगे। और बहुत अच्छा, मतलब कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा हैं उनके माध्यम से वे मध्य प्रदेश की जनता के हर वर्ग के लिए, हर वर्ग की खुशी के लिए काम कमलनाथ जी करेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा। परिवर्तन है या नहीं? साहब, परिवर्तन तो 100% है और सकारात्मक परिवर्तन है। ये जो 24 लाख जो नए वोटर जुड़े ना, ये बदलाव लेकर के आएंगे, ये तय बात है। और इंडिया आ रही है, मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार। यानी परिवर्तन सभी मान रहे हैं और लोकतंत्र के इस महाकुंभ में यदि निष्पक्ष चुनाव हुए, निष्पक्ष सभी चीज़ें चली, तो परिवर्तन निश्चित तौर पर मान रहे हैं। हमारी दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता मान रहे हैं और परिवर्तन की इस बयार में लोकतंत्र के मंदिर का यज्ञ सफलतापूर्वक संचालित हो, मेरी भी यही कामना है। धन्यवाद आप दोनों का, यहाँ आए और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। धन्यवाद मित्रों।